वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पहले जो पढ़ा था इसमें विविक्त आवेश के लिए एन विविक्त आवेश थे, उसके लिए हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी और वो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ रही थी याद है क्या? हाफ इसका इस तरह से I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, I इज नॉट इक्वल टू J से लेकर कैपिटल N विविक्त आवेश थे और यहाँ पर QI VJ कुछ इस टाइप से लिख रहे थे हम। ये यहाँ तक आ गई थी विविक्त आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग डाले इसके बाद सतत आवेश वितरण के लिए स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेश का वितरण है वो कंटिन्यूअस है और उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, डिराइव करनी है उसका फॉर्मूला। तो आपने सतत आवेश पढ़ा है नहीं, यहाँ पर आवेश का वितरण लगातार हो, टूटा हुआ नहीं हो, ऐसे Q1 Q2। वहां पर तो हम चार्ज को कैसे लेकर आ रहे थे, पहले Q1 को लाए, फिर Q2 को लाए, फिर Q3 को, तो टूटे हुए थे, विविक्त थे। लेकिन यहाँ आवेश है वो सतत है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डाल दें और फिर देखें इधर। सतत आवेश वितरण के लिए स्थितिज ऊर्जा देखें, इधर देखें, पूरा फोकस इधर करो। यदि आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश है, एक रेखा है जैसे कि एक लाइन है, उस पर चार्ज का वितरण है तो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर, तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते थे इसको, रेखिक आवेश घनत्व को पता है लैम्बडा से। लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq अपॉन dl। जैसे इसकी अल्पांश की लंबाई कितनी है dl और इस पर आवेश का जो वितरण है वो कितना है dq, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश का वितरण है वो क्या कहलाएगा, रेखिक आवेश घनत्व। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा dl, और कुल चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू dl। इस तरह से हो जाएगा यदि आवेश का वितरण कहां पर हो, रेखा पर। और यदि आवेश का वितरण किसी क्षेत्रफल में हो, इस तरह से एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अंतर्गत आवेश का वितरण है इस तरह से, इसमें आवेश का वितरण हमने मान लिया dq और इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने dA। पूरे का क्षेत्रफल तो a हो जाएगा, इस अल्पांश का हमने मान लिया dA। तो इसमें जो आवेश का वितरण होगा वो कौन सा होगा बताइए, पृष्ठ आवेश घनत्व। कौन सा घनत्व होगा यहाँ पर, पृष्ठ आवेश घनत्व। किससे रिप्रेजेंट करते थे इस पृष्ठ आवेश घनत्व को, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq अपॉन dA। तो यहाँ से dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू dA, और यहाँ से अगर q निकालें तो वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू dA। इस तरह से आ जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश का जो वितरण है वो इस तरह से होगा। संपूर्ण के लिए बात करेंगे तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इसी तरह से यदि आवेश का वितरण एक आयतन के अनुदिश है, तो यदि आवेश का वितरण इस तरह से एक कोई बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंतर्गत चार्ज रखा हुआ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूअस लगातार है पूरे पर। इसमें एक हमने एक अल्पांश लिया इस तरह से, इस अल्पांश में आवेश का वितरण कितना है dq और इसका आयतन कितना है dv। तो इसके लिए आयतन आवेश घनत्व, कौन, आयतन आवेश घनत्व, इसके लिए आयतन आवेश घनत्व यानी कि रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, dq अपॉन dv। तो यहाँ से dq की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, रो इंटू dv। तो यहाँ से अगर हम q निकालें तो q कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये रो इंटू dv। इस तरह से आवेश का वितरण एक लाइन के अनुदिश हो तो ये आएगा आवेश, कुल आवेश, और पृष्ठ पर है तो इस तरह से सिग्मा के रूप में आएगा और यहाँ पर रो के रूप में आएगा। अब देखें यहाँ पर हम पोटेंशियल को नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, v से रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां पर अथवा करके और करके ऐसे भी लिख देना, हाफ I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, I इज नॉट इक्वल टू J से लेकर n तक QI phi J, फाई के रूप में लिख देना उसको, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली v से आयतन को लेकर चल रहे हैं और v से हम विभव को दिखाएंगे, तो दोनों में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी समझने में, इसलिए हम वहां पर विभव को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फाई से। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ यूज होगा, तो यहाँ फाई से हम दिखा देंगे। तो वहीं लिख देना अथवा करके बराबर करके, फाई से हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है विभव को, जहां v से कर रहे थे। इसे लिख देना, वहां पर लिख दो।
देखें इसके बाद इस तरह से आवेश का वितरण हुआ, मतलब Q की वैल्यू हमारे पास आ गई, तब स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हम सतत आवेश वितरण के लिए क्या निकाल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, तब स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखें U इक्वल टू फॉर्मूला इसी रूप में होगा, देखो किस तरह से, हाफ QI समीशन QI की वैल्यू, मतलब समीशन QI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल आवेश को, और यहाँ कुल आवेश किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, Q से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरे की डालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, अगर इसको डालें तो हम रैखिक आवेश घनत्व का वितरण है तो लैम्बडा फाई dl आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन, यदि आवेश का वितरण किसमें है, पृष्ठ पर है, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा फाई dA। अरे यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल रहे हैं समीशन के साथ QI की वैल्यू, वो कितनी है, या तो ये होगी या ये होगी या फिर वो होगी, समीकरण डाल देते हैं इनको, 1 2 या फिर ये वाली 3, इनसे डाल रहे हैं, और फाई अपनी जगह है ही है, तो फाई को हमने नॉर्मली, क्योंकि आई और जे जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमेशा ध्यान रखना वो समेशन के चिन्ह के साथ ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इंटीग्रेशन में कभी आई और जे को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, जैसे कि आप पहले भी कर रहे होंगे कहीं, जैसे कि हम स्टॉक की कर्ल प्रमेय और गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, उनको जब हम प्रूव कर रहे थे तो वहां पर डाइवर्जेंस ऑफ ए आई आ रहा था, जिसको हम नॉर्मली बाद में कितना लिख देते थे, डाइवर्जेंस ऑफ ए, जब हम उस समीशन को किसमें चेंज कर रहे थे, इंटीग्रेशन में, यदि आपको याद हो तो देखना उसको, पहले चीज को रिपीट करके, वहां समीशन को जैसे हमने इंटीग्रेशन में चेंज किया था तो वहां से ए आई नोटेशन को हमने नॉर्मली ए में लिख दिया था, तो जब भी इंटीग्रेशन होता है तो आई जे जो इंडिसेज लगाए जाते हैं, संकेतक लगाए जाते हैं, सूचकांक लगाए जाते हैं, उनको हम यूज नहीं करते हैं। तो रैखिक आवेश के लिए ये हो गया, पृष्ठ आवेश के लिए, और यदि आयतन में है तो यहाँ पर हो जाएगा रो फाई dV। अब इसलिए हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर V इंटू dV हो जाता, तो आप क्या समझते, दोनों ही या तो आयतन है या दोनों ही विभव है, ऐसा नहीं है, dV क्या है यहाँ पर, आयतन, आयतन, तो इसमें लिखें पहले सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा हेडिंग डालकर, सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा हेडिंग डालकर इसमें लिखें, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण विविक्त ना होकर सतत है तो, यदि आवेश का वितरण यदि आवेश का वितरण विविक्त ना होकर सतत है तो आवेश वितरण को, आवेश वितरण को अत्यंत सूक्ष्म, तो आवेश वितरण को अत्यंत सूक्ष्म अल्पांशों से विभाजित माना जा सकता है, तो आवेश वितरण को अत्यंत सूक्ष्म अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, एवं सतत आवेश वितरण के लिए, सतत आवेश वितरण के लिए योग को, सतत आवेश वितरण के लिए योग को समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है, योग को समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण रैखिक है तो, यदि आवेश का वितरण रैखिक है तो रैखिक आवेश घनत्व, तो रैखिक आवेश घनत्व, इसको बनाए, रेखा पर आवेश का वितरण है इस पर,
तो इसमें अल्पांश में ले लिया dq और इसकी लंबाई ले ली हमने कितनी dl। इस तरह से तो रैखिक आवेश घनत्व इतना हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 तक लिखें पहले। समीकरण नंबर 1 तक लिखें। समीकरण नंबर 1 तक लिखने के बाद लिखना, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश है तो, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश है तो, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA। इक्वेशन नंबर 2 तक लिख देना और साइड में इसको बना देना क्षेत्रफल वाला चित्र। समीकरण नंबर 2। उसके बाद लिखना, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश है तो, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश है तो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू dq अपॉन dv। और बॉक्स को बना देना उसको, उसके अंतर्गत एक अल्पांश आयतन है dq और dv, उस पर dq उसका चार्ज है। तब स्थितिज ऊर्जा, समीकरण नंबर 3 के बाद लिखना, तब स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी, किससे लिखा है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो यहां साइड में लिख देना ब्रैकेट में हाफ समेशन qi phi j का उपयोग करके, इसका उपयोग करके लिखा, जिससे आपको पता नहीं कि हाफ किस तरह से आ रहा है ये, और हाफ किस वजह से आया था, डबल टर्म आ रही थी वहां पर। उन डबल टर्मों को सिंगल करने के लिए उसमें हाफ का हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, उस वजह से हाफ चल रहा था ये, ध्यान हो तो। इक्वेशन नंबर 3 हो गए, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, वैसे तो आवेश वितरण के कारण, जो सतत आवेश वितरण है उसके कारण स्थिति ऊर्जा यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इस फॉर्म को हम ऊर्जा घनत्व के रूप में और व्यक्त करेंगे। ऊर्जा घनत्व के रूप में, ये शायद आपने पढ़ा हो कि ऊर्जा घनत्व कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैपेसिटर के लिए आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और प्रेरक कुंडली के लिए पढ़ी होगी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, इस तरह से कुछ पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड आता था प्रेरक कुंडली के लिए, और कैपेसिटर के लिए आता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमें यू को लेकर आना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर। समीकरण 4 तक हो गए। 4 तक लिखने के बाद इधर देखें पूरा, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण आपने पढ़ी थी, क्योंकि वी नो दैट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से कौन सी थी बताओ, डेल्टा डॉट ई, यही थी, डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से रो की अगर हम वैल्यू निकालें तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, डेल्टा डॉट ई, इस तरह से हो जाएगी। इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया हमने 5। इधर देखें फिर बाद में लिखना इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से कितना लिख दोगे आप, u इक्वल टू हाफ रो, रो किस में आ रहा है, आयतन आवेश घनत्व में,
इसमें हमने वैल्यू पुट की इसकी एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई और यहाँ पर आ जाएगा फाई और ये कितना हो गया डीवी। इस तरह से यहाँ तक हो गया। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। कितना बोल दिया? इक्वेशन नंबर 6। अब हम एक चीज लेकर चलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई फाई का निकालते हैं हम, जहां फाई तो विभव है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सदिश है। विभव तो अदिश है और ये सदिश है, तो इसको हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो क्या बनेगी? ये वेक्टर बनेगी। तो इसको अगर हम निकालें तो एक तरह से ये अवकलन है, तो ये इसको हम खोलेंगे तो किस तरह से खुलेगा? ई फर्स्ट को स्थिर रखा, दूसरे का ग्रेडियंट। अब अदिश का तो क्या होगा? ये ध्यान रखना, यहां तो क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस, लेकिन अदिश के लिए यहां पर क्या होगा? ये ग्रेडियंट, क्योंकि अदिश का डाइवर्जेंस हम नहीं निकाल सकते, वो हमेशा अदिश का नहीं निकल सकता। अदिश के लिए तो क्या होगा? ग्रेडियंट। प्लस फाई को स्थिर रखा, ई का करेंगे तो ई का तो क्या हो सकता है? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ना कि ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट है, ये डाइवर्जेंस है और ये टोटल डाइवर्जेंस है, इस तरह से। ठीक है, यहां तक लिख दिया। ई वेक्टर डॉट ग्रेडियंट फाई माइनस के ई वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि ई वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस के ग्रेडियंट फाई, ये हो जाएगा। और प्लस में फाई डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, यहां तक हो गया, और ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर फाई, इस तरह से। तो यहां से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, यही तो है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। फाई डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डाइवर्जेंस ऑफ ई फाई, इस तरह से लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई फाई, और ये कितना हो जाएगा? माइनस के ई स्क्वायर, इधर लेकर आए तो प्लस में ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इस तरह से। यहां तक लिखे हैं इसको। कंप्लीट करें यहां तक। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 7। अच्छा, एक चीज बताओ, गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है जो कि जो क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर देती है, उसका यूज हम कब कर सकते हैं? गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय थी वो क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित करने के लिए। उसका यूज हम केवल जब कर सकते हैं जब पृष्ठ कैसा हो? बंद पृष्ठ हो, बंद आयतन हो, जैसे कि ये बॉक्स है, उसी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। यदि ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, केवल इसके 5 पृष्ठ हैं, 6वां ओपन है, तो उसके लिए हम गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम को लगाने के लिए उसका क्लोज होना जरूरी है। बॉक्स का आयतन है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। यहां तक लिखे हैं इसको कंप्लीट, इक्वेशन नंबर 7 तक। सतत आवेश वितरण के लिए यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन उसका मेन जो फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो इसके लिए हमने मैक्सवेल की समीकरण यूज करते हुए वहां पर वैल्यू रखी है, और इस चीज का यूज करते हुए डाइवर्जेंस ऑफ E5 इसको लेते हुए हमने वैल्यू लिखी है। तो समीकरण 7 से 6 में मान रखने पर, समीकरण 7 से अगर हम समीकरण 6 में मान रखें तो बताइए कितना आ जाएगा? u इक्वल टू हाफ, ये एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू पूरी की इसकी वैल्यू ये रही, तो इसको हम डाल देंगे इसमें, ये और प्लस में ई स्क्वायर, ये हो जाएगी और ये हो जाएगा dv। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी समीकरण 6 में, तो ये हो गया u इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन हाफ एप्सिलॉन, और इसको अलग अलग लिख देते हैं, dv
और प्लस में हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। इस तरह से दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। लेकिन यहां तक कंप्लीट करो, यहां तक इस पर वेक्टर लगा देने यहाँ पर। डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में डिफरेंस लेना, डाइवर्जेंस में डॉट लगाते हुए चलना है और ग्रेडियंट में डॉट नहीं आएगा। और ग्रेडियंट वो कहाँ पर रहा है, बस 5 में, ग्रेडियंट 5 वाली जगह पर, वो वहीं कंप्लीट हो गया था। E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट 5 होता है, तो वहां से माइनस ई वेक्टर उसकी वैल्यू रख दी थी, तो माइनस ई स्क्वायर, तो उधर जाकर वो प्लस ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर डाइवर्जेंस, इधर देखें, रह गया तो पॉज करके लिख लेना, लेकिन फोकस पूरा इधर करें कि यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 5 हो रहा है और यहाँ पर आयतन समाकलन है। तो इस आयतन समाकलन को भी हम क्षेत्रफल समाकलन में, क्षेत्रफल और आयतन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसका यूज करते हुए, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय का। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें, यहाँ पर क्लोज वाला साइन नहीं लग रहा है, मतलब आयतन जो है वो कैसा नहीं है, बंद नहीं है। तो अब क्या करें बताओ, बड़ी दिक्कत हो गई। तो इसको हम क्या करें कि यहाँ पर जो हम जो आयतन मान रहे हैं, वो बॉक्स जो मान रहे हैं कि कोई भी आवेश है वो घिरा हुआ है जिस बॉक्स से, वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। ये कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखना है यहाँ पर, माना एक बंद पृष्ठ जो कि अनंत पर है, अर्थात उसके लिए उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r टेंड्स टू इनफाइनाइट। माना एक बंद पृष्ठ जो कि अनंत पर है, अर्थात उसके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तब गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से बंद पृष्ठ मान लिया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 डाइवर्जेंस ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 5 और ds, ये आ जाएगा 5 अदिश है, इसको बाहर लिखेंगे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो पृष्ठ माना है बंद पृष्ठ वो ये हो जाएगा, प्लस में हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर कितना हो जाएगा, dv। दोबारा देखें इधर, क्षेत्रफल समाकलन को हम आयतन समाकलन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी ये दी हुई है पूरी, ये a वेक्टर के स्थान पर दिया हुआ है, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो इसको आप कैसे लिख सकते थे, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर और dv, तो वो ये है, यहाँ पर उल्टा लिखा है, यहाँ पर आयतन था उसको हमने उल्टा करके लिखा है, मतलब क्षेत्रफल में लिखा है, तो लिख सकते हैं इस तरह से। डॉट आएगा तो वो वेक्टर के बीच में आ सकता है, फाई तो क्या है, विभव, जो कि क्या है, अदिश राशि, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया हमने। अब बंद पृष्ठ जो लिया जा रहा है वो कहां पर है, अनंत पर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r, इसलिए अतः यहां पर जो फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी, क्यों, फाई कितना होगा अनंत पर, kq अपॉन r, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, kq अपॉन r स्क्वायर, नॉर्मली ये होते हैं, फाई इक्वल टू kq अपॉन r, E वेक्टर इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर, तो E वेक्टर डॉट फाई वो किस पर डिपेंड करेगा, 1 अपॉन r क्यूब पर, और r क्यूब कितना है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, r किधर की ओर टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट, तो ये किधर टेंड हो जाएगा, 0 की ओर। अरे समझ जाए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये 1 अपॉन r के प्रोपोर्शनल होता है, और r कहां पर है, जो गोला हम ले रहे हैं वो इनफाइनाइट पर है, उसकी रेडियस बहुत अधिक है, तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव, इन दोनों का मल्टीप्लाई किस पर डिपेंड करेगा, एक r यहाँ से, एक r स्क्वायर यहाँ से, तो 1 अपॉन r क्यूब पर डिपेंड करेगा, जिससे कि वो कितना होगा, इनफाइनाइट पर 0 होगा, जो सरफेस लिया जा रहा है वो इनफाइनाइट पर लिया जा रहा है, और इनफाइनाइट पर इस वाली टर्म का मान कितना हो जाएगा, सीधा 0। तो यहाँ से जो u आया है हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dv, इस तरह से लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dv, इस तरह से। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 8, यहां तक कंप्लीट करें इसको।
इक्वेशन नंबर 8 आ गई यहां तक। ठीक है, यहां तक समीकरण 8 तक आ गए, जो कि सतत आवेश वितरण के लिए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को। तो लिख देना, उपरोक्त समीकरण सतत आवेश वितरण के लिए, उपरोक्त समीकरण सतत आवेश वितरण के लिए उपरोक्त समीकरण सतत आवेश वितरण के लिए उपरोक्त समीकरण सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। और यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाली जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यदि हम बीबी को यहाँ लेकर आए तो एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा और एकांक आयतन की ऊर्जा क्या कहलाएगी, जैसे एकांक आयतन का आवेश, आवेश घनत्व, तो यहाँ एकांक आयतन की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। एवं आगे लिखना, एवं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एकांक आयतन की ऊर्जा को व्यक्त करती है, करता है। एवं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एकांक आयतन की ऊर्जा को व्यक्त करता है, एकांक आयतन की ऊर्जा को व्यक्त करता है, जिसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन की ऊर्जा क्या कहलाएगी, ऊर्जा घनत्व, अर्थात ऊर्जा घनत्व इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अर्थात ऊर्जा घनत्व इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस तरह से लिख देना। फर्स्ट टर्म यहां पर जीरो कर दी थी, सरफेस इनफाइनाइट पर था, इसकी वजह से इसकी वैल्यू है वो जीरो होगी, तो ये टर्म जीरो हो गई थी, ये वाली बची थी केवल, और उसकी वजह से ऊर्जा घनत्व कितना हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला है कि कोई भी एक अचालक या कुचालक बोला है, उसको समावेशित करने के लिए, अचालक बोला है या कुचालक बोला है, अचालक को क्या बोलते हैं, कुचालक भी तो बोलते हैं, अचालक ब्रैकेट में लिख देना, कुचालक गोले को, कुचालक गोले को समावेशित करने के लिए, समावेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा, अचालक या कुचालक गोले को समावेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।